गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th आपका विज्ञान विषय में छठा पाठ चल रहा है। ये रासायनिक और भौतिक परिवर्तन, और रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के बहुत सारे उदाहरण इस चैप्टर में हमने पढ़े हैं बच्चों, मैंने भी आपको बताए हैं। और डेली वेयर की ज़िंदगी में या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप बहुत सारे उदाहरण ऐसे देख सकते हो। अगर आपको लिस्टेड करने के लिए कहा जाए, बनाने के लिए, लिखने के लिए कहा जाए कि बताइए रासायनिक और भौतिक परिवर्तन जो है वो कौन कौन से हैं, तो आप अपने आसपास भी इतने परिवर्तनों की लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे। ठीक है, मेन्यू ऑफ। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं इस लेसन को। लेसन नंबर 6 है आपका रासायनिक और भौतिक परिवर्तन, कक्षा 7। देखेंगे अब क्रिस्टलीकरण। इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, कक्षा 6 में भी क्रिस्टलीकरण पढ़ा है हमने कि किस तरह से क्रिस्टल बनाते हैं। कोई भी एक जो पदार्थ है उसके घोल से किस तरह उसके क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, उसके जलीय विलयन से किस तरह से हम लोग क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं। क्या है क्रिस्टलीकरण, आज यही देखेंगे क्रिस्टलीकरण क्या है। और आपका चैप्टर बहुत छोटा बचा है, अभी लास्ट एंड है आपका, ये आज ये पूरा हो जाएगा। तो आपको फिर से एक बार पूरे वीडियो देख करके पूरे चैप्टर को जो पढ़ना है और देखना है कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है क्वेश्चन आंसर करने के पहले। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से बहुत कम लोग वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। अगर आप लोगों में से वीडियो वॉच कर रहे होते ज़्यादातर लोग, तो वीडियोस के व्यूज़ भी ज़्यादा आते हैं यहाँ पर। मैं बार बार आपको यही कहना चाह रही हूँ कि बच्चों, वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें तो आपको ही फ़ायदा होगा। इससे आपके एग्ज़ाम्स होंगे, आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और अगर नहीं पढ़ेंगे आप तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपको एक साथ करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत जल्दी आपके पास में ये नोटिस आने वाला है कि आप अपना पूरा काम करके और कॉपी जो है वो स्कूल में जमा कराइए और चेक कराइए। तो अब आप देख लीजिए कि आपको सारा काम एक साथ करना है या फिर रोज़ाना छोटे छोटे टॉपिक्स आपको जो आराम से पढ़ाए जा रहे हैं उनका काम आराम से करना है। तो चलो कम टू द पॉइंट एंड चलते हैं आगे। क्रिस्टलीकरण क्या है देखें। कक्षा 6 में आपने पढ़ा था कि साधारण नमक लवण को समुद्र जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जाता है। कक्षा 6 में बिल्कुल पढ़ा था हमने कि समुद्री जल में जो लवण होते हैं उससे जब साधारण नमक यानी घरों में खाए जाने वाला नमक बनाया जाता है, तो बेटा समुद्र किनारे छोटी छोटी क्यारियाँ बनाई जाती है और उस क्यारियों में जो है पानी डाला जाता है समुद्र का। धीरे धीरे जब सूर्य की गर्मी से जल उसमें जो घुला है वो वाष्पित होता है, तो पीछे नमक शेष बच जाता है और जल जो है वो वाष्पीकरण द्वारा उड़ जाता है एटमॉस्फेयर में या वायुमंडल में। तो इस तरह से नमक के बड़े बड़े ढेले या क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं हमको। ठीक, इस प्रकार प्राप्त होने वाला नमक शुद्ध नहीं होता। शुद्ध क्यों नहीं होता? जैसे आपने क्यारी में डाला है, वहाँ मिट्टी भी होगी, कंकर भी होगी, कोई छोटा मोटा जीव जो है वो भी होगा समुद्री पानी में, तो वो भी उसके साथ जम जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा पानी। केवल पानी वाष्पीकृत होता है, पीछे की सारी अशुद्धियाँ उसमें बची रहती है। अब इस नमक से शुद्ध नमक प्राप्त करने के लिए हम इसका क्रिस्टलीकरण कहते हैं, यानी इसको वापस कम से कम पानी में घोलते हैं। ठीक है, और क्रिस्टलीकरण कैसे करते हैं? क्रिस्टलीकरण चलो देखते हैं। इस प्रकार प्राप्त होने वाला नमक शुद्ध नहीं होता और उसके क्रिस्टलों के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। तथापि किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। तो किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त करना, ये क्या है? क्रिस्टलीकरण है। यहाँ से क्रिस्टलीकरण की परिभाषा आप कर सकते हो कि किसी भी पदार्थ का कोई भी शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त करना उसके जलीय विलयन से क्रिस्टलीकरण कहलाता है। यह भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। कैसा परिवर्तन है ये? भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। सावधानी, केवल तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करें। जल को उबालते समय सतर्क रहें। क्रियाकलाप 6.9। क्रियाकलाप 6.9 में अम्ल का उपयोग किया जाना है, अतः इसे शिक्षक की उपस्थिति में किया जाए, क्योंकि अम्ल संचारक होते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं आपको। कहीं भी आपकी स्किन पे यदि कोई अम्ल गिर जाता है तो स्किन जल सकती है, फफोले हो सकते हैं, वहाँ जलन हो सकती है। आँखों की रोशनी के लिए भी खतरनाक होते हैं, या अगर गलती से भी कोई छींटा आपका उछल के आँख में गिर जाए तो बहुत सावधानी रखनी चाहिए जब भी आप कोई क्रियाकलाप कर रहे हो, क्योंकि ये केमिकल्स हैं और इनकी सभी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग नहीं जानते हैं। तो बिना जाने किसी भी केमिकल को या किसी पदार्थ को छूना या चखना भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इनकी सबकी अलग अलग प्रकृति होती है। कुछ पदार्थ जो है वो हानिकारक और टॉक्सिक होते हैं, केवल प्रयोगशाला में प्रयोग करने के लिए ही उनको रखा जाता है। तो चलें आगे। किसी बीकर में लगभग 1 कप जल लीजिए। कोई बीकर है, उसमें 1 कप जल लेना आपको और उसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें उसमें मिलानी है, H2SO4 अम्ल की। जल को गर्म कीजिए।
जब जल उबलना आरंभ कर देता है तो इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर चलाते हुए मिलाइए, मतलब उसको गोल गोल घुमाइए। और जल जब गर्म हो जाए तो उसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना आपको, CuSO4 का। चित्र 6.6, कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखें जब तक कि उसमें और कॉपर सल्फेट घोलना संभव ना हो जाए। ये मैंने आपको बताया था, यानी वो विलयन संतृप्त ना हो जाए तब तक उसमें कॉपर सल्फेट मिलाना चालू रखें और उसको गोल गोल घुमाते रहें धीरे धीरे। विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए। फिल्टर पेपर छानने के काम में आता है, तो विलयन को क्या करेंगे, फिल्टर पेपर की सहायता से छान लेंगे। छान लीजिए, इसे ठंडा होने दीजिए। गर्म किया था हमने, अब इसको क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। रख दीजिए इसको और ठंडा होने दीजिए। जब विलयन ठंडा हो रहा हो तो उसे हिला डुला कर या अन्य किसी प्रकार से न छेड़ें, मतलब उसको छेड़ना नहीं है, ठीक है। आपको छेड़ोगे तो क्रिस्टल नहीं बनेंगे, उसके ऊपर परत नहीं जमेगी क्रिस्टल की। उसे हिला डुला कर या अन्य किसी प्रकार से न छेड़ें। कुछ समय बाद विलयन को देखिए, क्या आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देते हैं? बिल्कुल उसके ऊपर एक पतली परत आ जाएगी, ठीक है, आपको वो क्रिस्टल हैं। यदि नहीं तो कुछ और समय तक प्रतीक्षा कीजिए, यानी जैसे जैसे ठंडा होगा तो शुद्ध जो कॉपर सल्फेट है वो उस विलयन की ऊपरी सतह पर जमने लग जाएगा। आपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ा। हमने इस पाठ में बहुत सारे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़े हैं, बहुत सारे उदाहरण दिए हैं हमने, जो हम रोज़ की ज़िंदगी में भी देखते हैं। आपने आसपास दिखाई देने वाले परिवर्तनों को भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के रूप में पहचानने का प्रयास कीजिए। यह आपके घर के लिए एक्टिविटी है कि आप देखें रोज़ जितने काम हो रहे हैं उनकी तुलना करने की प्रयास करें, उनको जानने का प्रयास करें कि क्या ये भौतिक परिवर्तन है या ये रासायनिक परिवर्तन है। और ये देखिए कॉपर सल्फेट के ऊपरी परत जो क्रिस्टल प्राप्त होंगे वो, ठीक है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल। इधर देखो, आप देख रहे हो दूसरे चित्र के द्वारा, यहाँ पर ये कुछ जमा हुआ है, ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल होंगे। ठोस पदार्थ जो होगा, शुद्ध पदार्थ, उसके क्रिस्टल बनते हैं। क्रिस्टल क्या होता है? क्रिस्टल जो है वो एक निश्चित व्यवस्था होती है पदार्थ के अणु परमाणु की, उसमें निश्चित कोण पर, निश्चित दूरी पर आपस में अणु और परमाणु जो हो जुड़े हुए रहते हैं, उस व्यवस्था को क्रिस्टल व्यवस्था कहते हैं। और क्रिस्टल केवल शुद्ध पदार्थों के ही बनते हैं। तो इस तरह से क्रिस्टलीकरण विधि आपने देखी, इससे पहले भी हमने कक्षा 6 में भी पढ़ी थी। और ये आपका पाठ यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर करेंगे कल, और परसों नया पाठ चालू करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पूरे वीडियोज़ एक साथ देखने, एक बाय एक करके, और पूरा पाठ फिर से एक बार रीड करना है। रीड करके और आपको ये पता लगाना कि इस पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ लिया। अब यहाँ से आज का होमवर्क आपका जो है वो क्या है, क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं, और क्रिस्टलीकरण करने के लिए जो प्रयोग हमने किया है ये आपको कॉपी में करना है। क्रियाकलाप 6.9। ओके स्टूडेंट्स।